वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम जो कि 12 अक्टूबर को है, उसके लिए शानदार इन्वायरमेंट के सारे टॉपिक का मैं पूरा कंबाइन 100 नंबर का क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शानदार आपके पास लेके आया हूं मैं। बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका, सारे टॉपिक इन्वायरमेंट के इससे आपके कवर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, ये पूरे 100 क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, इनको अटेम्प्ट करके फिर जो गलतियां उनको लर्न जरूर कर लेना है। बहुत सारे सवाल आपको इससे देखने को मिलेंगे और ऐसे ही शानदार टेस्ट आप हमारे ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इन नंबर पे कांटेक्ट करके, और क्विज हमारा चल रहा है उस क्विज को ज्वाइन करके मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 से 6 हज़ार सवालों की भी प्रैक्टिस हम कराएंगे ताकि आपकी जो रूटीन है, जो प्रैक्टिस है, वो लगातार बनी रहे। ठीक है, तो पहला सवाल है, ये दिया हुआ है, इनको क्रम में लगाना है। ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, है ना, इसको बताना है क्रम क्या होगा। तो बताइए इसका क्रम क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म होता है कोई भी, है ना, जीव आएगा भाई, जीव, है ना भाई, भेड़ है, बकरी, ये सब जीव है, ये सब क्या है, जीव। अब ऑर्गेनिज्म जो है ये मिल के पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं भैया। किसका निर्माण करते हैं? पॉपुलेशन का निर्माण करेंगे भाई। भेड़, बकरी, ये सब झुंड हो गया एक। अब ये पॉपुलेशन फिर एक कम्युनिटी बनाएगी भाई, सबकी अलग अलग कम्युनिटी होगी उसी पॉपुलेशन में, है ना, सबकी अलग अलग कम्युनिटी होगी और उसी कम्युनिटी से फिर इकोसिस्टम भी चलेगा। यानी सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये यहीं ख़त्म नहीं होता, इकोसिस्टम के बाद फिर बायोम आ जाता है ना, फिर बायोस्फीयर भी होता है, पढ़ा होगा आपने इन्वायरमेंट में। अब इसमें आपको सही बताना कौन सा है। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जो ट्रांजिशन जोन है, 2 या 2 से अधिक इकोसिस्टम के बीच को बोला जाता है इकोटोन। यानी 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको इकोटोन बोलते हैं। और बीइंग अ ट्रांजिशन जोन ऑफ 2 और मोर इकोसिस्टम, इकोटोन इज नॉट वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, यानी इकोटोन जैव विविधता से बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं होता है। इकोटोन डिफाइन इकोलॉजिकल नीच, ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर रिक्वायर बाय स्पीशीज और इट्स सर्वाइवर आर कॉल्ड नीच। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी आला बोलते हैं नीच को, और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं किसी भी जीव को सर्वाइव के लिए वो होती है बेसिकली, है ना, पानी, हवा, रहने के लिए चीज़ें, खाना, ये। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? रामजार साइट से संबंधित सवाल है यहाँ पे। कह रहा है 1971 में जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के, यानी वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए ईरान में रामजार एक जगह है, वहाँ पे ये डायलॉग साइन हुआ था 1971 में। और रामजार कन्वेंशन इंप्लीमेंट हुआ 21 दिसंबर 1972 को। प्रेजेंट में 75 कह रहा है रामजार साइट है। तो देखिए, ये प्रेजेंट में अपडेट हो चुका है। प्रेजेंट में आप देखेंगे रामजार साइट 91 हो चुकी हैं। रामजार कन्वेंशन जो है ये साइन हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। ये डेट मत भूलिएगा, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो अपडेट आप कर लेना, पहला सही है सिर्फ इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एज इफेक्ट, यानी जो है कोर प्रभाव क्या होता है। तो 2 पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन, यानी चेंजेस इन कम्युनिटी और स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एट द बाउंड्री ऑफ 2 हैबिटाट। मान लो भैया ये पानी वाला हैबिटाट है और ये लैंड वाला, तो जो चेंजमेंट यहाँ पे होगा उसको बोलते हैं। और वह क्षेत्र जहाँ कोई जीव दैनिक या आवधिक आधार पर निवास तथा विचरण करता है उसे गृह प्रवास के रूप में जानते हैं। द एरिया वेयर अ लिविंग बीइंग रिसाइड एंड मूव्स ऑन अ डेली और पीरियोडिकल बेसिस इज नोन एज होम रेंज। तो यहाँ पे कौन सा सही है? दोनों यहाँ पे ठीक हो जाएंगे स्टेटमेंट। 5वां नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित बायोम को ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर व्यवस्थित करना है। ये जो बायोम्स हैं इनको पोल से इक्वेटर की तरफ चलना है ना, पोल से लेके कहाँ चलना है? इक्वेटर की तरफ। टुंड्रा, टैगा, पेरिस, सवाना, बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको पता होगा इक्वेटर के पास सवाना होता है, तो यानी भैया ये सवाना हो गया। पेरिस आपको पता है थोड़ा सा ऊपर होगा, टैगा होगा, टुंड्रा तो एकदम फॉस्ट जगह पे होता है। यानी टुंड्रा, टैगा, पेरिस, सवाना 1 2 3 4 हो जाना चाहिए, आंसर बी हो जाएगा। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा कोरल्स वर्टिब्रेट, यानी कशेरुकी जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर रचना वाले खोल में रहते हैं, है ना। और कोरल्स जो होते हैं ये कम गहराई में पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गहराई में क्या है, सूरज की किरण जाएगी नहीं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। टेम्परेचर जो चाहिए होता है समुद्र के जल का, अगर कोरल को 20 से 21 डिग्री का चाहिए होता है। और प्रवाल भित्तियों की जो वृद्धि है, यानी कोरल की जो ग्रोथ है, उसके लिए सैलिनिटी पानी में लवणता 32 से 40% होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये पूरे कोरल्स के बारे में, इससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछ सकता आपसे। तो कोरल के बारे में यहाँ पहला बस गलत है, क्योंकि वर्टिब्रेट नहीं इनवर्टिब्रेट होते हैं, यानी अकशेरुकी होते हैं। बाकी ये सही है, इनको गहराई चाहिए, तापमान इतना ही चाहिए होता है भैया सी वाटर का, ट्रॉपिकल सी वाटर चाहिए।
और लवणता बस इतनी चाहिए होती। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सही बताना है आपको साथ में। कह रहा सॉइल मॉइस्चर इन ट्रॉपिकल सवाना बायोम इज मॉडिफाइड बाय इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर डाइवर्जन, फायर, सॉइल न्यूट्रिशन। यानी जो उष्ण कटिबंधीय सवाना बायोम है उसकी मिट्टी में नमी, विचलन के प्रभाव, आग, मिट्टी के पोषक तत्वों और शाकाहारी जंतुओं के द्वारा संशोधित होती है। और जो ट्रॉपिकल सवाना है यहाँ पे जो ग्रास है मतलब वो C2 प्रकार की घास प्रचुर मात्रा में मिलती है। और जो उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम है उसमें घास प्रणाली सुविकसित होती है, यानी ग्रास सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पूछ रहा है करेक्ट आंसर, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिकल सवाना में C2 नहीं C4 टाइप की ग्रास मिलती है। कौन सी? C4 टाइप की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है कॉस्ट, एस्चुरे, टाइडल क्रीक, ब्रैक और बैक वाटर लगून, मड डिपॉजिट, ये सब हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। और खारे पानी की तुलना में ताजे पानी में मैनग्रोव वनस्पति ज़्यादा उगती है। तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मैनग्रोव जो अच्छे से डेवलप होता है वो ब्रैकिश वाटर में होता है, ना कि फ्रेश वाटर में, है ना। तो यानी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सिर्फ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपको बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है ड्यू टू लेस रेनफॉल in the grassy terrestrial biome, limited amount of water is available due to which trees are not able to replace grasses in this area। आसान शब्दों में कहें तो घास जो है मतलब जो घास वाले बायोम होते हैं, कम वर्षा के कारण सीमित मात्रा में पानी होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पौधे जो हैं वो घास को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। और घास स्थली बायोम में वर्षा कम होने के कारण यहाँ पौधे बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। और घास स्थली बायोम में आग लगने की पुनरावृत्ति ना के बराबर होती है। तो यहाँ पे सही तो सिर्फ देखिए कौन सा है, पहला दूसरा। भाई घास वाले में तो और ज़्यादा आग लगने के चांसेस हो जाते हैं ना, ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये गलत है। 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गलत बताना है। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में सवाल है यहाँ पे। कह रहा है इट एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर, यानी प्रति लीटर जल में ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। और BOD के माध्यम से जल के प्रदूषण की मात्रा को नापते हैं। BOD का उपयोग अधिकतर अपशिष्ट जल उपचारों संयंत्रों में करते हैं। और BOD का जो उच्च स्तर है उसका मतलब है जल में बड़ी मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे तो गलत हो गया भाई। BOD का मतलब क्या हो गया, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए होगी, है ना। क्योंकि अगर किसी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है तो काई वाई जम जाएगी, गंदगी हो जाएगी, सन की लाइट अंदर जाएगी नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में दोस्तों इनकरेक्ट बताना है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के बेस पे सवाल है ये। कह रहा है इस अवधारणा की शुरुआत 2000 में UN ने करी थी, पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 2001 को इसको लॉन्च किया था। इसने इकोसिस्टम सर्विस को 3 भागों में विभाजित किया है, प्रोविंशिंग सर्विस और रेगुलेटिंग सर्विस, सपोर्टिंग सर्विस, यानी व्यवस्था सेवाएं, समर्थन सेवाएं, नियंत्रक सेवाएं। क्लीन वाटर एंड बायोकेमिस्ट्री केम अंडर द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। यानी यहाँ पे गलत कौन सा है, तो टफ लग रहा होगा ये आपको। देखिए यहाँ पे ये गलत है, बस इन्होंने क्या करा है, इकोसिस्टम सर्विस को 4 भागों में विभाजित करा है। 3 तो ये हो गई आपकी, एक है आपका कल्चरल सर्विस भी इसमें शामिल है ना, सांस्कृतिक सेवाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सही बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। शैवालों यानी एल्गी जो होती है वो स्वपोषी की श्रेणी में आती है, ऑटोट्रॉप्स में आती है। शैवाल हरे क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कौन? एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। कवक को परपोषी की श्रेणी में रखा गया है, यानी फंजाई जो है आर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोटॉफ। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन 13 इसमें आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। कह रहे हैं यूट्रोफिकेशन के कारण BOD में वृद्धि हो जाती है। यूट्रोफिकेशन के कारण शैवाल तेजी से बढ़ते हैं। यूट्रोफिकेशन के कारण मछली जैसे जलीय जीवों को कम ऑक्सीजन मिलती है। और यूट्रोफिकेशन के कारण ही जल प्रदूषण भी बढ़ता है। तो कौन सा सही होगा भैया, बहुत ही आसान है, चारों सही है। यूट्रोफिकेशन होता क्या, देखिए जब पानी में बहुत सारे क्या जाते हैं केमिकल्स, गंदगी, तो भाई कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, ऑक्सीजन कम होगी, तो उसमें ऑर्गेनिज्म भी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ग्रेट बैरियर रीफ किसी भी प्रकार की अनियमित गर्म व ठंडे महासागरीय धारा के कारण उत्पन्न अत्यधिक सतही तापमान से तेजी से बढ़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ गेट ग्रो रैपिडली फ्रॉम एक्सट्रीम सरफेस टेम्परेचर कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ इरेक्टिक वार्म और कूल करंट। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर्स। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो, सही होगा,
दोनों ही देखिए गलत है, क्योंकि कोरल रीफ जो है बढ़ेंगे नहीं भाई, ये तो और खतरे में आ जाएंगे अगर उनका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, है ना, उनको एक स्टैगनेंट टेम्परेचर चाहिए, तो ये याद रखो। दूसरा ये तो गलत है भाई, कोरल रीफ नॉट फाउंड, ये तो ट्रॉपिकल में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये बताना है आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार कौन से पदार्थ ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी है, यानी ओजोन डिप्लीशन के लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथिल क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन। तो ये सभी हैं, है ना, ये सभी कूलिंग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, इसलिए ये सारे ही नुकसान करते हैं हमारी ओजोन को, है ना। चलो अगला है केल्प फॉरेस्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग केल्प फॉरेस्ट, या केल्प वन के संबंध में सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है। कह रहे द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड अबेंडेंट स्पीशीज रिच इकोसिस्टम इन कंपैरिजन टू अदर फॉरेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज नोन एज केल्प फॉरेस्ट। यानी विश्व में मौजूद अन्य वनों की तुलना में सबसे अधिक उत्पादक और प्रचुर मात्रा में प्रजाति समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को केल्प वन कहते हैं। केल्प वन जो है विश्व के ठंडे और शीतोष्ण महासागरों के उतले और तटीय जल क्षेत्र में होते हैं ये, और ऐसे क्षेत्र जहाँ का तापमान 10 से कम होता है, सिर्फ उन क्षेत्रों में ही ये वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो केल्प फॉरेस्ट है ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री से कम होता है। याद रखिए ये केल्प फॉरेस्ट वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना वहाँ पे पाए जाते हैं टेम्परेट ओशियंस में, यानी शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब समझे 23.5 से ऊपर वाले ओशियन में। तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, आपको सही बताना है कौन सा है। मिनिमम वाटर फ्लो ऑफ डिफरेंट रिवर विच इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग इट्स इकोसिस्टम कॉल्ड ई फ्लो, यानी विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखे उसे ई प्रवाह कहते हैं। और इट रिप्रेजेंट क्वांटिटी, टाइमिंग, क्वालिटी, यानी शुद्ध जल और नदमुख परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए ये जो जल प्रवाह की मात्रा, समय और गुणवत्ता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए दोनों ही सही हो जाएंगे स्टेटमेंट आपके। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट synthesize water and carbon dioxide with the help of chlorophyll present in the leaves and form complex carbohydrate and release oxygen। यानी फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात कर रहा है कि सूरज, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इन सब की प्रेजेंट में होता है। और प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी ऑफ मेकिंग फूड ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म नोन एज फोटोसिंथेसिस, यानी जो स्वपोषी जीव है उनकी ऊर्जा प्राप्त करने या भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दोनों ही सही स्टेटमेंट और बहुत ही आसान थे। चलो इसको आपको लगाना है प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी सबसे ज़्यादा किसकी है और फिर नीचे सबसे कम किसकी है। मैनग्रोव, ग्रासलैंड, लेक, ओशियन। आसान है, आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी, कई बार सवाल पूछा गया ये। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन है और सबसे कम? तो सबसे ज़्यादा तो भैया मैनग्रोव प्रोडक्टिव होता है। कौन होता है? मैनग्रोव प्रोडक्टिव है। उसके बाद ग्रासलैंड आएगा, फिर लेक आएगा। सबसे कम प्रोडक्टिविटी ओशियन की होगी ना, सैलिनिटी वगैरह की वजह से, डीप होने की वजह से, है ना, तो डिक्रीज होती जाएगी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है द सी एक्ट लाइक स्टोर हाउस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिकॉज इट ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड एवरी डे, यानी समुद्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए भंडार गृह की तरह कार्य करता है क्योंकि ये प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और फाइटोप्लैंक्टन इज कंसीडर टू बी द लास्ट लिंक ऑफ ओशियन इकोसिस्टम, यानी जो पादप प्लवक है उसको महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की अंतिम कड़ी माना जाता है। और फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक अपना भोजन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके बनाते हैं और इन पादप प्लवकों को जीव प्लवक द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन कार्बन ग्रहण करके समुद्री खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा? तो बी गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन लास्ट लिंक नहीं होते हैं, है ना, इनिशियल लिंक होते हैं भैया। इकोसिस्टम की शुरुआती उन्हीं से होती है, प्रारंभिक कड़ी होते हैं वो, तो ये गलत है। अगला है ये जो नीचे 4 जलीय खाद्य पदार्थ दिए गए, इन्हें खाद्य श्रृंखला में व्यवस्थित करना फूड चेन में। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल क्रूस्टेसियन और प्रेडेटरी इंसेक्ट। बहुत ही आसान हो जाएगा भैया, मिलाइए इसको, पढ़ा होगा आपने इसको। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया ना, इनिशियल स्टेज होती है फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, ये जो होते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं ये, क्योंकि ये उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ये उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, और उसके बाद स्मॉल क्रस्टेशियन और प्रेडेटरी इंसेक्ट, यानी आपका ऑप्शन इसका क्या हो जाना चाहिए? 1 2 3 4 फूड चेन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन 22 देख लेते हैं क्या कह रहा है, सही बताना है आपका क्या है।
कह रहे हैं केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है, यानी 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। इसलिए यह ऊर्जा प्रवाह सीधे किसी पोषी स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारित कर देता है। और हेलोफाइट्स क्या होते हैं भाई? हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट विच ग्रो इन हाई सैलिनिटी वाटर एंड दीज प्लांट रिक्वायर मोर सनलाइट फॉर देयर डेवलपमेंट। यानी जो हेलोफाइट्स हैं वो उच्च लवणता वाले जल में उगते हैं और इनको विकास के लिए ज़्यादा सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। तो इंपॉर्टेंट है हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, ये सब पूछा जाता है, तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फिलहाल ठीक होंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है एक्स सिटू बायो रेमिडेशन, यानी बाह्य स्थानीय जैव उपचार तकनीकी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आएंगी ये बताना होगा आपको। ठीक है, तो लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायो वेंटिंग और बायो पाइल्स। एक्स सिटू का मतलब क्या होता है? देखिए एक्स सिटू मतलब होता है जैसे शेर जंगल में रहता है, उसको जंगल से लाके चिड़ियाघर में ले आना है ना, यानी उसके हैबिटाट से कहीं और उसको कंजर्व करना। इन सिटू मतलब जहाँ वो रहता है वहीं पर उसको कंजर्व कर देना। तो यहाँ पे एक्स सिटू का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो पहला सही है लैंड फार्मिंग, भाई वहीं पे ही है वो। कंपोस्टिंग भी ठीक है, उसको भी वहीं पे ही उसी जगह पे करा जाता है। और बायोपाइल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी 1, 3, 4 सही हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन सिटू है। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें से सही बताना होगा आपको कौन सा नहीं सही नहीं, गलत बताना होगा, माफ़ कीजिएगा, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा आपका। कह रहे हैं जब किसी पदार्थ को जल द्वारा अवशोषित किया गया हो तो उस स्थिति में एक प्रकार का जैव संचयन होता है, उसे ही जैव सांद्रण कहते हैं। यानी व्हेन एनी सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब बाय वाटर अ फॉर्म ऑफ बायो अक्यूमुलेशन अकर, दैट इज नोन एज बायो कंसंट्रेशन। बायो अक्यूमुलेशन रिफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट एंटर इन द फूड चेन। और म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हैं। म्यूचुअलिज्म, one interacting species is benefiting and the other species is neither benefited or nor harmed। यानी सहोपकारिता, हिंदी इतनी कई कई शब्द इतने वैसे लगते हैं हेक्टिक कि बोले तक नहीं जाते हैं, लिखना तो बहुत दूर की बात। सहोपकारिता, और इंग्लिश में कितना देखो आसान है, म्यूचुअलिज्म, नाम से पता चल रहा है म्यूचुअलिज्म क्या है भैया। म्यूचुअलिज्म मुझे भी फायदा तुम्हें भी फायदा, तो यानी ये तो हो गया गलत। सहोपकारिता ऐसा नाम समोसा बनने जा रहा है जैसे। तो हिंदी के कई ट्रांसलेशन बड़े अजीब हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपका जो ऑप्शन सी है गलत हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है। ठीक है, नुकसान नहीं होता है सहोपकारिता में। चलो अगला देखते हैं, सही बताते हैं क्या होगा इसमें से। सबसे पहले कह रहा है मैनी ज़ेरोफाइट प्लांट स्टोर अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड नोन एज प्रोलाइन इन देयर सेल्स टू मेंटेन वाटर एंड ऑस्मोटिक कैपेसिटी। यानी कई मरुरोधी पौधे जल तथा पराशरण क्षमता बनाए रखने के लिए अपनी कशेरुकी में एक प्रकार का अमीनो अम्ल जिसे प्रोलाइन के नाम से जाना जाता है उसका संचयन करते हैं। और इन एरिया विद हाई टेम्परेचर मैनी एनिमल प्रोड्यूस कोल्ड रेजिस्टेंट प्रोटीन फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग टू इन्वायरमेंट। यानी अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जो पशु या जानवर हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होने के उद्देश्य से ठंडे प्रतिरोधी प्रोटीन उत्पादित करते हैं। और पैरासिटिज्म यानी परजीविता एक ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने मेजबान से पोषण प्राप्त कर नुकसान पहुंचाता है लेकिन आमतौर पर उसे मारता नहीं है। यानी पैरासिटिज्म कह रहा है कंडीशन है जिसमें पैरासाइट हार्म करता है इस होस्ट बाय गेटिंग न्यूट्रिशन बट इट डज नॉट किल इट। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जू, हमारे मतलब जुएं जो होते हैं वो क्या करते हैं भैया, हमारे सर से खून लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, पर हमें मारते थोड़ी हैं, तो उनको बेनिफिट होता है ना, पर हमें मार नहीं रहे। ठीक है, ये पहला भी सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि अधिक तापमान नहीं कम तापमान होना चाहिए, वहाँ पे कई पशु जानवर अनुकूल होंगे। यानी 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। गलत बताना है रिगार्डिंग ईची टारगेट, है ना। आईची लक्ष्य के संबंध में कौन सा इसमें से गलत होगा ये बताना है। इसे वर्ष 2020 में अपनाया गया था, 2020 में। इसे जापान के नागोया शहर में आयोजित जैविक विविधता पर सम्मेलन में अपनाया गया था, अडॉप्टेड एट द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन नागोया सिटी ऑफ जापान। तो गलत यहाँ पे आसान है, पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि 2020 नहीं, इसे 2010 में अपनाया गया था जो कि जापान के नागोया शहर में आयोजित हुआ था बायोडाइवर्सिटी के लिए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन 27, इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा आपका। कह रहा है इंडिया नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन जो हाथी मेरा साथी है इसको चलाया था मई 2009 में। ठीक, दूसरा ये अभियान जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया था। इस अभियान के शुभांकर के रूप में गज्जू को चुना गया था। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, आसान है, देखिए हाथी मेरा साथी कैंपेन 2011 में शुरू हुआ, पहला गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 28 इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर आरोही क्रम में इसको लगाना है, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के आधार पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो किसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा होती है? तो देखो सबसे ज़्यादा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होगी भाई, बारिश यहाँ पे ज़्यादा होती है ना। दूसरे पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस आ जाते हैं, तीसरे पे टेम्परेट एवरग्रीन आएंगे और चौथे पे टेम्परेट डेसिडुअस। 1 2 3 4 हो जाना चाहिए इसका आंसर। क्या हो जाना चाहिए? नहीं, डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? डिक्रीजिंग प्रोडक्ट, नहीं सॉरी असेंडिंग ऑर्डर, माफ़ कीजिएगा, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसकी है, सबसे कम ये, तो 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आदर्श खाद्य श्रृंखला, यानी सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एग्जाम्पल ऑफ आइडियल फूड चेन। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फूड चेन का सही एग्जाम्पल इसमें से क्या होना चाहिए? मतलब खरगोश को घास खाए, खरगोश घास खाएगा, मतलब घास क्या खरगोश को खाएगी? फॉक्स घास खाती है क्या? ग्रास रैबिट को खाएगा, लॉयन फॉक्स को। तो ये चारों ही गलत फूड चेन है ना, इसमें कोई नहीं सही है, क्योंकि क्या होना चाहिए था? ग्रास होगी भाई, है ना, घास, घास को रैबिट खाएगा भाई, है ना, रैबिट खा लेगा, और उसके बाद रैबिट को फॉक्स खा सकती है, फॉक्स को लॉयन खा सकता है, ये सही होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद ऊर्जा पिरामिड यानी एनर्जी पिरामिड इज एक्सप्रेस्ड इन, जो एनर्जी पिरामिड है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और दोस्तों देखिए, हमारे यूपीपी से 2026 के लिए हम शुरुआत से बैच लेके आए हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आरओ यारो की 2026 की वैकेंसी के लिए एकदम स्टार्टिंग से जीरो से तैयारी का ग्रुप हमारा चालू हुआ है, पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी रगड़ के प्रैक्टिस इसमें आपकी कराई जाएगी। 2025 के प्री प्लस मेंस की तैयारी का ग्रुप हमारा चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्विज और टेस्ट सीरीज चल रही है, बीआर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज शानदार आपकी चल रही है, बीईओ की वैकेंसी का ग्रुप चल रहा है, एलटी ग्रेड का चल रहा है, तो पीईटी की वैकेंसी, जितने भी, मतलब आप कोई भी एग्जाम अगर भारत का टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपका साथ देगा। सिलेक्शन तक हम आपका सहयोग करेंगे हर चीज़ में, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, आपको बस ज्वाइन करना होगा पेड ग्रुप में, कहीं से कुछ भी आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ वहीं आपको मिलेगा। तो इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे से इसमें इनकरेक्ट बताओ, गलत बता दो कौन सा है। जैव संख्या पिरामिड का मात्रक द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल होता है, यानी द यूनिट ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज मास पर एरिया। बायोमास पिरामिड इज इंडिविजुअल पर एरिया, यानी इसका जो जैव भार पिरामिड है उसका मात्रक व्यक्तिक प्रति क्षेत्रफल है, और एनर्जी का किलो जूल पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए भैया गलत कौन सा है? तो आसान हो जाएगा, यहाँ पे पहला और दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जैव ऊर्जा पिरामिड का मात्रक किलो जूल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष, ये ठीक हो जाएगा, और पहला और दूसरा आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें उसका होता है इंडिविजुअल पर ईयर, और फिर बायोमास का पिरामिड होता है मास पर एरिया। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में सही बताना है कौन सा है। रासायनिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो हैं, यानी केमिकल नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर, इनके अत्यधिक उपयोग और जीवाश्म ईंधन के दहन से मृदा और वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है ना। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे, तो इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ेगा सॉइल में। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज इमिटेड बाय रॉकेट, जेट एंड मिसाइल, यहाँ से भी निकलता है, कह रहे रॉकेट वगैरह से। और वर्षा, तापमान, आर्द्रता जैसे कारक नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो फैक्टर नाइट्रोजन साइकिल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे, है ना, तो ये गलत है, पहला दूसरा ठीक है। क्वेश्चन 33 में डी नाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण पे बेस सवाल है, डी नाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। तो इनमें से ये गिवन ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। डी नाइट्रिफिकेशन तो आसान है, देखिए डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ये प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं ना, नाइट्रेट को वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रेट है, नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में, नाइट्राइट नाइट्रिक ऑक्साइड में, फिर नाइट्रस ऑक्साइड में, फिर नाइट्रोजन गैस, है ना। डी नाइट्रिफिकेशन इसको बोला जाता है या विनाइट्रीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्वेटिक सिस्टम, है ना। यानी कौन सी नील हरित शैवाल जो है जल भराव और जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी एल्गी हो जाएगी, एक तो एनाबीना है और आपकी ग्लोआइट्रोकिया है, और एक आपकी हो जाएगी रिवुलेरिया, यानी 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाना चाहिए इसका आंसर। अगला देख लेते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट
अवॉर्डेड बाय एन इंटरनेशनल ज्यूरी कंपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है किन सदस्यों से बनी एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो नहीं भाई बीचेस को दिया जाता है ब्लू फ्लैग की, बहुत ज़्यादा क्लीन है वो, तो उसको देते हैं एक तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन और IUCN, ये चारों इन्वॉल्व होते हैं इसमें, याद रखिएगा, है ना, ये चारों इन्वॉल्व होते हैं। अगला है अक्टूबर 2022 को भारत के निम्नलिखित समुद्र तटों में किन्हें ब्लू फ्लैग की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था। तो ये आप अक्टूबर 2022 का है, आप प्रेजेंट में अपडेट कर लो इसको भाई, है ना। 2025 में आप बता दो किन किन को शामिल किया गया, ये वाला टॉपिक एक देख लेना आप, है ना, कि 2025 में किन को शामिल किया गया है। कह रहे निम्नलिखित स्थलों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया। जैसे समन बर्ड सेंचुरी है, समसापुर है, संडी है, सरसई नवार है, तो ज़्यादा से कम की तरफ लगा दीजिए इसको। तो लगाइए इसको ज़्यादा से कम की तरफ, कौन सा सही होना चाहिए। देखिए अगर आप देखेंगे समसापुर बर्ड सेंचुरी, इसका जो है एरिया ये सबसे ज़्यादा माना जाएगा, रायबरेली में है जो 79 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा समन बर्ड सेंचुरी 52 वर्ग किलोमीटर में, फिर संडी बर्ड सेंचुरी 30 है, इटावा ये 16 है, सरसई नवार झील, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये ज़रूर याद रखना भैया, क्योंकि PCS में आपने देखा ना पिछली बार क्या पूछा था, ऑर्बिचुरीज जो थी ऑर्बिचुरीज उनको कि कब कौन मृत्यु हुई क्रोनोलॉजी में लगाओ, डिफेंस एक्सरसाइज किस डेट को हुई उसको लगाओ क्रोनोलॉजी में, है ना। तो इस तरह, और जो माउंटेन पासेस थे उसमें ये नहीं पूछा कहाँ पे, उनकी हाइट पूछी, लगाओ क्रोनोलॉजी में। तो इसलिए आपको हर तरह से तैयार रहना है कि पेपर चाहे जैसा है आप कट ऑफ निकालने की स्थिति में हो, है ना। ऐसा ना हुआ कि आपने एकदम ईजी चीज़ें पढ़ ली हैं, पेपर दूसरे लेवल का आगे है। तो इसलिए इजी मॉडरेट टफ सबके लिए तैयार रहना है। तो SCS की टेस्ट सीरीज क्विज ये आपको हेल्प करेगी। तो इन नंबर पे ज्वाइन करके कॉन्टैक्ट हमसे करके आप टेस्ट और क्विज ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि आप हर तरह के MCQ के लिए माइंड मेकअप कर सकें। चलिए इसमें आपको 38 में गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा यहाँ। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है और ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की, कह रहा है एरिया की दृष्टि से, पहली चीज़। और अपर गंगा रिवर जो है, यानी बुलंदशहर में स्थित है अपर गंगा नदी, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर स्थल है। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा भाई, तो कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश में जितनी रामसर साइट है उतनी इनमें से किन राज्यों के पास है। तो यहाँ पे भी थोड़ा अपडेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले क्या था ना, उड़ीसा में 6 और MP में 4 थी, तो टोटल 10 हुई, और UP में भी 10 है, तो ये आंसर हो जाता। पर अभी क्या हुआ, हाल ही में MP में जो है वो 4 की जगह 5 रामसर साइट हो गई है। MP में कितनी रामसर साइट हो गई हैं, 5 हो गई हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा आपको देख लेना है इसको। चलो इसमें जो फूड चेन है इसका सही ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है, फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेक, हॉक में। तो फूड चेन भाई कहाँ से शुरू होगी और कहाँ ख़त्म, ये भी काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक यानी बाज खाएगा, बी हो जाना चाहिए इसका आंसर। कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है इनमें से, है ना, विच सब्जेक्ट इज नॉट अ स्टेट लिस्ट, तो ये तो थोड़ा पॉलिटिकल भी है। पब्लिक हेल्थ, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फैमिली वेलफेयर, है ना, ये पॉलिटी में भी काम आ जाएगा और इसमें भी काम आ जाएगा। तो देखिए स्टेट लिस्ट में कौन सा नहीं है भाई, ये अगर आपसे पूछेगा तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो। देखो ये तो स्टेट लिस्ट में आता है भाई, हेल्थ, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फैमिली वेलफेयर, ये तीनों ही स्टेट सब्जेक्ट नहीं है ना। ये तीनों स्टेट सब्जेक्ट ना होकर कंकरेंट में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट हमने ली कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। तो यहाँ 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो 42 देख लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे गंधयुक्त ईंधनों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम कंबंशन ऑफ ऑडोरस फ्यूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन को प्रशीतन उपकरणों से प्राप्त किया जाता है। फ्लाई ऐश को कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों से प्राप्त करते हैं, फ्लाई ऐश को कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, इसमें आपको गलत पहचानना है। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में वृद्धि अगर होगी तो सांस और फेफड़ों की समस्या होगी, और नाइट्रोजन ऑक्साइड में वृद्धि के कारण श्वसन संबंधी रोग होने लगेंगे। तो कौन सा गलत होगा यहाँ पे, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज आर द ऑफ द मीथेन गैस, यानी मीथेन के स्रोत क्या है इनमें से। नेचुरल गैस, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, चावल के खेत जो है राइस फील्ड, कोल माइनिंग और वेस्ट मटेरियल। बहुत ही आसान है, ये सारे ही सोर्सेज होंगे मीथेन गैस एमिट करने के ना, मीथेन इन सभी से उत्सर्जित होगी। चलो
अगला कह रहा है वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके द्वारा संरक्षित भारत के मिश्रित विश्व विरासत स्थलों का चयन करना है ना, यानी जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको बताना है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, रुद्रेश्वर टेम्पल, रन ऑफ कच्छ और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो यहाँ पे कौन से मिक्स्ड कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे आता है देखिए कंचनजंगा, रुद्रेश्वर, रन ऑफ कच्छ, ये आएगा, यानी 1 2 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया नॉट प्रोटेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज। कौन से मतलब प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसको ये मंत्रालय संरक्षित नहीं करता है, मतलब इसके अंतर्गत संरक्षित नहीं आता है। कोयलादेव नेशनल पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वेस्टर्न घाट और सुंदरवन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो क्वेश्चन 47 पे आ जाते हैं, सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क, सबसे छोटा हेमिश नेशनल पार्क। ओशियन नेशनल पार्क गुजरात में है जो कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा लड्डू सवाल है ये, यहाँ पे सही सिर्फ देखिए 3 और 4 होंगे, क्योंकि अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ना तो वो हेमिश नेशनल पार्क है लद्दाख का, और सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, इसमें सही बताना है कौन सा होगा भैया। जम्मू कश्मीर में स्थित डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, डचिंगम नेशनल पार्क। विक्रमशिला नेशनल पार्क जो बिहार में फेमस है रिवराइन डॉल्फिन के लिए। तेलंगाना में केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य पेल्किन और समुद्री पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो केलामेरू अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ना कि तेलंगाना में है, ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये गलत हो गया, पहला दूसरा सही हो गया। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं भैया। 49 में क्या बताना है, सही बताना है। बायोफ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीट्स ऑफ जेट्रोफा, यानी जेट्रोफा के बीजों से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। और एंडोसल्फान एक प्रकार का कृंतकनाशी है। चमगादड़ प्रकृति का रडार कहा जाता है, बैट्स आर कॉल्ड रडार ऑफ नेचर। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा आपका। क्यों दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एंडोसल्फान है ये इंसेक्टिसाइड होता है, रोडेंटिसाइड नहीं होता है, यानी कीटनाशी होता है, कृंतकनाशी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको सही मैच करना होगा कौन सा यहाँ पे सही है। वेस्ट बंगाल सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, झारखंड मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, ओडिशा मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, छत्तीसगढ़ जो है बीतामानी एलिफेंट रिजर्व। कौन सा सही ढंग से मेल खा रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही आसान हो गया, ओडिशा में है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, ये सिर्फ सही है, क्योंकि मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व की बात करें ये वेस्ट बंगाल में है। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। सिंहभूम झारखंड में है आपका, सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में। और बीतामाई की बात करें अगर, ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये भी आपका उड़ीसा ही में शायद पड़ता है ना, तो ये यहाँ पे सही है, सिर्फ सी वाला, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा मयूरभंज हाथी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 51, इसमें आपको सही पहचानना है कौन सा सही है। कह रहा भारत में वनों के विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार ज़्यादा है, यानी सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। और 1982 में पहली बार राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान पहली बार शुरू करा गया था। और तमिलनाडु में जो अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, टॉप स्लिप किसको, अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे सही जो है आपका कौन सा है, 2 और 3 सही होगा यहाँ पे। कौन सा 2 और 3, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा विस्तार है फॉरेस्ट का वो अगर देखा जाए तो वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है ना, सब ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, हिंदी में कहे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसमें आपको गलत पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे गलत कौन सा है, भारत की सबसे उत्तरी रामदार स्थल अगर पूछे, नदन मोस्ट वुलार, ईस्टर्न मोस्ट रामदार रुद्रसागर, वेस्टर्न मोस्ट रामदार नल सरोवर, सदर्न मोस्ट अस्तामोडी लेक। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है, ईस्टर्न मोस्ट जो है वो लोकटक है ना, लोकटक लेक जो है वो है, जो कि मणिपुर में आपको पता होगा, वो है ईस्टर्न मोस्ट, बाकी तीनों सही है। अब 53 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, कौन सा नेशनल पार्क आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, बंदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, अंशी या आपका कुदेरमुख। तो देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर के अंतर्गत 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक बंदीपुर और दूसरा राजीव गांधी, ठीक है। बंदीपुर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क ये दोनों ही
कर्नाटक में है, दोनों ही कहाँ है, कर्नाटक में, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ मीडियम डेन फॉरेस्ट, यानी निम्नलिखित राज्य को उनमें मौजूद प्रथम मध्यम सघन वन के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो अवरोही मतलब डिसेंडिंग, ज़्यादा से कम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट इनमें से कहाँ पाए जाएंगे, अगर देखें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा नंबर 1 पे, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है आपका, तीसरे पे आ जाएगा आपका, नहीं अगर एरिया ही लिख देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे वेस्ट बंगाल में देखोगे 994 से 692, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आएगा यहाँ पे। और उड़ीसा की बात करें तो 81 से 94 है, गुजरात जो है 0 से 169 है, आंध्र प्रदेश आपका 0 से 213 है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे 4 1 2 3 हो जाएगा, है ना ऑप्शन। तो देख लेना, ये सब इंडियन फॉरेस्ट जो डाटा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने अपनी मिसलेनियस में कराई है, जो इस बार यूपी से 2025 होने जा रहा है। आप फिर वही काम करिए, जो आरओ के लिए मिसलेनियस का वीडियो देखा था ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, उसी को अच्छे से देखता रहिए, सारी रिपोर्ट उसमें कराई गई है अपडेटेड एकदम। और उसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो वो पीडीएफ भी मिल जाएगी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, क्विज के साथ, पूरा पर्सनल गाइडेंस, आरओ का हो, चाहे पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, सबकी तैयारी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही मिल जाएगी। यूपी बीएससी के एग्जाम में एससीएच से बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लगातार 9 सालों से ताबड़तोड़ सिलेक्शन हम ही दे रहे हैं। अगला है, इसमें आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनग्रूव एरियाज को, कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनग्रूव है और कहाँ पे सबसे कम मैनग्रूव है। ठीक है, तो कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, केरल, सबसे ज़्यादा और सबसे कम बताइए। देखिए मैनग्रूव अगर आपको पता हो 9 राज्य और 3 यूटी, है ना, 9 स्टेट और 3 यूटीज़ में है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो मैनग्रूव आपको देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, हालांकि वो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे आपका गुजरात आता है, वो भी ऑप्शन नहीं है। तीसरे पे अंडमान निकोबार आ जाता है, वो भी ऑप्शन नहीं है। आंध्र प्रदेश आता है, वो भी ऑप्शन नहीं है। यानी इसके हिसाब से उड़ीसा होना चाहिए था, उड़ीसा के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56 में फॉरेस्ट रिपोर्ट पे बेस्ड सवाल है, कौन सा गलत है ये बताना है। कह रहा है मैनग्रूव का जो आवरण है भारत में 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, और मैनग्रूव आवरण में 2019 की तुलना में देखें तो 17 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। 2019 की तुलना में केवल गोवा में मैनग्रूव में कमी हुई है, और पश्चिम बंगाल के केवल दक्षिण 24 परगना जिले में देश के 41.7% मैनग्रूव मौजूद है। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर, तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका सी वाला। क्यों? क्योंकि 2019 की तुलना में केवल और केवल गुजरात में मैनग्रूव में कमी आई है, ना कि गोवा में, केवल और केवल गुजरात में। इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बेस सवाल है। बताना है किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है, यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है सबसे, मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार लोवेस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर का कहाँ पे है। तो इनमें से लोवेस्ट परसेंटेज जो फॉरेस्ट कवर का मिलेगा आपको वो नागालैंड में मिलेगा। ठीक है, नागालैंड। 58 में आपको बताना है इनकरेक्ट, गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत होगा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2008 के दौरान विश्व के पहले बाघ बचाओ सम्मेलन का आयोजन करा गया था। और दूसरा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा भारतीय वनस्पतियों के लिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा अगर, तो पहली चीज़ यहाँ पे गलत देखें तो ए गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुई थी 2010 में हुई थी। ठीक है, 2010 में, 8 में नहीं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 59 सही बताना है, कौन सा इसमें से सही होगा आपको। डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर ही भारत की पहली वन नीति, फॉरेस्ट नीति तैयार करी गई थी, फॉरेस्ट पॉलिसी डॉक्टर वोल्कर के कहने पर 1894। और पहली राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 12 मई 1952 को आई थी, और 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई थी, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन 2003 में। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बेजल कन्वेंशन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, है ना, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको पहचानना है। देखो विश्व वन्यजीव कोष ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, सही है। बेजल कन्वेंशन बेजल स्विट्जरलैंड में, सही है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिनेवा स्विट्जरलैंड गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे भाई, ये यूके में है, कैम्ब्रिज में, यूके के कैम्ब्रिज में है ये। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएंगे। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन शीर्ष 4 राज्यों में है नहीं है जिन्होंने हाल के अपडेट के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है ना।
वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है वो इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये बताना है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पे। देखो, एक तो आंध्र प्रदेश ने वृद्धि दर्ज की है, तेलंगाना ने की है, ओडिशा ने की है, कर्नाटक ने की है, झारखंड ने सबसे कम की है ना, तो यहाँ झारखंड होना चाहिए था। मतलब 4, ये 5वें नंबर पे आता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। 62 में कौन सा आपका सही हो जाएगा? कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो वृक्ष आवरण है यानी ट्री कवर है वो पुडुचेरी में है, सबसे कम वृक्ष आवरण क्षेत्रफल लद्दाख में है, और सबसे अधिक झाड़ियों का क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर, सबसे अधिक वन आवरण का क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर, सबसे कम वन आवरण जो है चंडीगढ़। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम एरिया जो ट्री कवर का है वो पुडुचेरी में नहीं है। मैक्सिमम एरिया अगर वृक्ष आवरण देखेंगे तो जम्मू कश्मीर आना चाहिए यहाँ पे, यूटीज़ के टर्म में बात कर रहा है अगर, है ना, कि यूनियन टेरिटरी में। लोवेस्ट एरिया ऑफ ट्री कवर अगर यूटी में देखें तो लक्षद्वीप है, ना कि लद्दाख। लक्षद्वीप हो जाएगा यहाँ पे, है ना। लक्षद्वीप में सबसे कम ट्री कवर देखा जाएगा अमंग दी यूटीज़। बाकी 3, 4, 5 सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो 63 में कह रहा है ऊर्जा सांख्यिकी डाटा जो है 2022, इसके अनुसार जैव विद्युत बायोमास एवं अपशिष्ट से ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन कंटेक्स्ट विद द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, द कॉम्पोजिशन ऑफ बायो पावर, बायोमास, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एज पर द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डाटा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अगला सवाल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डाटा पे है। महाराष्ट्र कह रहा है पहले नंबर पे है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कोल में, महाराष्ट्र पहले नंबर पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर में, और गुजरात कह रहा है पहले नंबर पे है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ टोटल एनर्जी, चाहे थर्मल से हो, न्यूक्लियर से हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, रिन्यूएबल से हो। तो यहाँ पे सही कौन सा है? देखिए यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे भी महाराष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है इसमें से गलत की पहचान करनी, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष 2 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दूसरा पवन ऊर्जा की जो क्षमता है उसमें शीर्ष 2 राज्य तमिलनाडु, गुजरात, किसमें? विंड पावर जनरेशन में। और डीजल की स्थापित क्षमता की दृष्टि से 2 हैं तमिलनाडु और केरल। तो यहाँ पे गलत अगर देखें तो कौन सा गलत हो जाएगा, इसका सही बताइए। तो यहाँ सिर्फ पहला गलत होना चाहिए क्योंकि वेस्ट से बिजली बनाने में नंबर 1 पे दिल्ली है ना, दिल्ली है, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। अगले में गलत बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा। विच स्तर पर भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से 4थे स्थान पर है? इंडिया रैंक 4th इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, और ग्लोबली इंडिया रैंक 6 नंबर पे विंड एनर्जी में, और ग्लोबली इंडिया रैंक 5वें नंबर पे सोलर पावर में, और इंडिया 10वें नंबर पे न्यूक्लियर पावर में। तो बहुत ही शानदार ये स्टैटिस्टिक्स डाटा भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो आसान है, देखिए यहाँ पे जो है आपका बी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ग्लोबली इंडिया 4थे नंबर पे है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, है ना, 4थे नंबर पे है। नहीं, हाँ ये तो 4थे पे हो गया, सॉरी विंड एनर्जी की बात करें ना, तो विंड एनर्जी में भी इंडिया 4थे ही पे है देखा जाए तो, ठीक है। विंड और रिन्यूएबल इन दोनों ही में 4थे पे, ना कि 6ठे पे। तो यही गलत हो गया। अगला है COP26, इसमें गलत बताना है, कौन सा आपका गलत होगा। 2030 तक 1000 गीगावाट और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है। 2030 तक लक्ष्य जो है वो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% अक्षय ऊर्जा से, और 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन से 1 अरब टन की कमी, और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो यहाँ पे गलत की डेफिनेशन में मतलब गलत कौन सा हो जाएगा COP26 की मीटिंग के अनुसार? तो बहुत ही आसान है ये। देखिए हमने जो लक्ष्य रखा है 2030 तक वो 500 गीगावाट रखा है ना, नॉन फॉसिल फ्यूल का 500 गीगावाट। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 68 ये मिलान करना आपको, वर्ल्ड वाटर डे, वेटलैंड डे, वर्ल्ड अर्थ डे और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, एनर्जी कंजर्वेशन डे, कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 वो तो बिल्कुल सही है। वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे की अगर बात करें ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बाकी 1, 2, 3, 4 सही है। 69 में आपको गलत पहचानना, कौन सा गलत होगा। भारत का कुल बांस आच्छादित क्षेत्र जो है वो 15 मिलियन हेक्टेयर है। 2019 की तुलना में देश में कुल बांस आच्छादित क्षेत्र में 1.06 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांस आच्छादित क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश में बांस आच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है अगर देखा जाए तो गलत जो है डी वाला हो जाएगा यहाँ पे। क्यों डी गलत हो जाएगा भैया? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बैम्बू एरिया में डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है मतलब, वो आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 1 पे है ना। मध्य प्रदेश में बैम्बू एरिया में सबसे ज़्यादा कमी आई है, तो ये गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें से सही बताना है। 5 दिसंबर, 3 मार्च, 21 सितंबर, 26 जुलाई।
कब क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो आसान है, सही कौन सा है ये बताइए। तो इसमें से देखिए, जो वन्य जीव दिवस है, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। मैनग्रोव डे की अगर बात करें, इंटरनेशनल मैनग्रोव डे, ये 26 जुलाई को होता है। वर्ल्ड सॉइल डे की अगर बात करें तो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं। जीरो इमिशन डे की बात करें, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है तमिलनाडु ने हाल ही में वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य के 2 जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि में फैले कुडूवर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। उन 2 जिलों का नाम बताना है भैया, कहाँ पे हैं ये 2 जिले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक है आपका करूर और डिंडीगुल, करूर और डिंडीगुल, ठीक है। चलिए अगले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा, कौन सा सही है ये बताना है। कह रहा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो है, इसने हाल ही में अंडमान निकोबार में देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने की घोषणा की है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती की स्थापना को मंजूरी भी दे दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भैया, तो यहाँ पे आप देखने को पाएंगे कि यहाँ दूसरा जो है वो सही है, क्योंकि ये जो पहला नाइट स्काई सेंचुरी खोला गया है, ये लद्दाख में खोला गया है, लद्दाख में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, सही बताना है कौन सा होगा। मृतजीवी यानी जो सैफ्रोफाइट है, मृतजीवी जैव अपघटक मृत जानवरों या पौधों से आवश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों घटकों में पाया जाता है। फास्फोरस चक्र में वायुमंडल की भूमिका नगण्य है, क्योंकि जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। चलो 74 देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। ड्रोसेरा और ब्लैडरवार्ट जैसे पौधे मुख्य रूप से उन जगहों पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन और तापमान इत्यादि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को सीमित करते हैं, यानी सनलाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर जो होते हैं लिमिट करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बिल्कुल सही है भाई, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं, आपको सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा अधिकांश कोयला खदानें जो है उसमें मीथेन और वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, इसलिए इस गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है। और केमिकल जैसे कार्बोफोरन, मेथिल पैराथाइन फोरेट और आपका प्रोफेनोफोस, ट्राइजोफोस, ये सब रसायनों का इस्तेमाल कृषि में कृंतकनाशी के रूप में यानी रोडेंटिसाइड के रूप में करा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो सिर्फ पहला सही होगा, क्योंकि ये सब जो हम लोग यूज़ करते हैं ये पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ करते हैं, यूज एज अ पेस्टिसाइड, यानी पीड़कनाशी उसके लिए, रोडेंटिसाइड नहीं, पेस्टिसाइड से ही। चलो क्वेश्चन 76 में गलत पहचानना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक जो है, कार्बन स्टॉक वो इतना रहा है भाई, बढ़ा है 79.4 मिलियन टन। MP हैज़ हाईएस्ट कार्बन स्टॉक, यानी मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक रहा है कह रहा है। और जम्मू कश्मीर हैज़ हाईएस्ट पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन स्टॉक रहा है। तो बहुत आसान है, गलत यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, MP नहीं। हालांकि जंगल MP में ज़्यादा, पर कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा अरुणाचल में रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा, दूसरे पे MP है। इसमें भी गलत पहचानना है। 77 में कौन सा आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कवक तथा शैवाल से मिलकर बनने वाले पादप समूह को लाइकेन कहते हैं। और डीजल इंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रदूषकों, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। डीजल के उच्च तापीय दहन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑब्टेन इन एबंडेंस फ्रॉम द हाई थर्मल कंबंशन ऑफ डीजल। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, तो कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 78, अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है इन टाइगर रिजर्व्स को। तो लगाइए भैया कौन सा सही होगा। अरंबीकुलम, सत्यमंगलम, परियर, नागरहोल, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, तो बताइए इनमें से कहाँ से शुरुआत होगी सही। तो आसान है, देखिए एक तो हो गया परियर टाइगर रिजर्व, परम्बीकुलम, सत्यमंगलम, नागरहोल। क्यों मैंने इसको बोला, क्योंकि देखिए परियर भी केरल में है, परम्बीकुलम भी केरल में है, और सत्यमंगलम तमिलनाडु में, और ये आपका कर्नाटक में है ना। तो ये हो जाना चाहिए इसका। अगला जो टाइगर रिजर्व है इसको ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की तरफ लगाना है, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को एक बार, तो कौन सा सही होना चाहिए यहाँ पे।
तो अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो पश्चिम से अगर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आना चाहिए आपका बेटला, है ना, पूरब की तरफ, फिर बांधवगढ़, फिर वन विहार, फिर डायनासोर, क्योंकि डायनासोर वाला जो पंछी फॉरेस्ट है ये एमपी में है। और वन विहार की बात करें ये भी आपका एमपी में पड़ेगा, ये भी एमपी में पड़ेगा, बेटला झारखंड में हो जाएगा। अब अगले में आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट। भारत में पहाड़ी जिलों की कुल संख्या यानी हिल डिस्ट्रिक्ट 140 है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और भारत में आदिवासी जिले 218 हैं और आदिवासी जिले अरुणाचल प्रदेश में कह रहा सबसे ज़्यादा है। तो आसानी से पकड़ सकते हो आप, सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वो एमपी में है, ना कि अरुणाचल में। तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80। अगला 81, इसमें भी इनकरेक्ट पहचानना है, कौन सा इनकरेक्ट होगा। भारतीय मानक संस्थान जो है 1947 को अस्तित्व में आया था। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेंस इन 1947। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1982 में हुई थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। भारतीय मानक संस्था का जो निशान है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रमुख मानक चिन्ह है। और एक मार्क जो है भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 1935 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे गलत जो है दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये 1986 में बना था, 1986 में बना था, ठीक है। एडीरू, इसमें आपको गलत पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा। अंटार्कटिक में अवस्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है, इसकी स्थापना 1983 में हुई। दूसरा जो है वो मैत्री है, इसकी स्थापना 1989 में हुई। तीसरा भारती है, इसकी स्थापना 2012 में हुई। तो याद रखना दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती 1983, 89, 2012। तो कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 83, इसमें सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ सही होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इसको 5 जून 1980 को स्टैब्लिश करा गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959 में जोधपुर राजस्थान में हुई। एजेंडा 21 ये सतत विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, अगर तो तीनों स्टेटमेंट सही माने जाएंगे। इनकरेक्ट बताना है, कौन सा गलत होगा। यहाँ कह रहे हैं टाइलर अवार्ड पुरस्कार की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1987 में हुई थी और ग्लोबल 500 पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है या दिया जाता है। और राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है अगर, तो गलत तो इसके हिसाब से पहला और दूसरा तो है गलत ही हो जाएगा भाई, क्योंकि अगर बात करें हम जो ग्लोबल 500 पुरस्कार था, है ना, ग्लोबल 500, इसको UNEP ने शुरू करा था 1987 में, है ना। और टाइलर अवार्ड जो है ये दिया जाता है इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो इसको उल्टा कर लो, यानी पहला दूसरा गलत हो गया। 85 में भी आपको गलत पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत है। कह रहा है बॉरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मेधा पाटेकर ने शुरू किया और वह दर जिस पर एक पारिस्थितिकी तंत्र संग्रहित करता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, द रेट एट विच इको सिस्टम और बायो सिस्टम स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो कोई गलत नहीं है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। 86 में आपको गलत पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा है समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्य रूप से पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है और ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को फ्रॉम यूवी रेज। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और जो समताप मंडल में ओजोन परत है उसका स्तर प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित होता है। तो बहुत ही आसान है, आपको पता होगा भाई टॉप मोस्ट लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर थोड़ी होती है, ट्रोपोस्फेयर तो सबसे नीचे की लेयर होती है भाई, है ना, ट्रोपोस्फेयर तो सबसे नीचे की होगी। तो टॉप मोस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी भाई, एक्सोस्फेयर आपने सुना होगा ना, वो हो जाती है। चलो गलत बताना है, कौन सा गलत होगा 87 में। कह रहे हैं वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में शुरू किया गया और 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी ओजोन डे जो हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको निम्नलिखित गैस को उनके वायुमंडल में उनके योगदान के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, छोटे से ज़्यादा में। नियॉन, हीलियम, मीथेन कौन कम है, कौन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नियॉन की बात करें तो ये होती 0.0018%। हीलियम की बात करें तो ये होती है आपकी 0.0005%।
मीथेन तो और कम हो गया, 0.0017% होती है ना। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 321, ठीक है। अब ये है, कह रहा है जो SDG गोल है उसके संदर्भ में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। SDG गोल में गोल 5 नो पॉवर्टी, 0 हंगर, गुड हेल्थ वेलबिंग, क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे सही मैच कौन कर रहा है, गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है, क्योंकि गोल 5 की बात करें जेंडर इक्वालिटी की बात करता है ये ना, जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता की बात करता है, क्योंकि पॉवर्टी तो गोल 1 में है और हंगर 2 में है भाई। हंगर किसमें, 2 में। 10 में क्या है, इनइक्वलिटी को कम करना, इनइक्वालिटी को कम करना, ठीक है। और गुड हेल्थ एंड वेलबींग की अगर बात करें ये 3 में आ जाता है। 13 में क्लाइमेट एक्शन है, क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई। चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है 2022, इसके संदर्भ में कौन सा सही है यहाँ पे, यानी फिनलैंड पहले पे, डेनमार्क दूसरे पे, नॉर्वे तीसरे पे, इंडिया 121 पे। तो कौन सा सही हो जाएगा टॉप 5 कंट्रीज में? देखो फिनलैंड ठीक है नंबर 1 पे है, दूसरे पे डेनमार्क है, स्वीडन तीसरे पे है, ना कि नॉर्वे है, तो ये गलत हो गया। भारत की रैंकिंग 121 सही है, यानी बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, कौन सा गलत होगा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित महत्वपूर्ण वर्षों के संदर्भ में, है ना, इंपॉर्टेंट ईयर्स डिक्लेयर बाय UN 2010, 11, 12, 15। कौन सा गलत है ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए 2012 जो है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन, ये वाला आपका गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या था, ये था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, यानी सभी के लिए सतत ऊर्जा, है ना, सतत ऊर्जा वाला था ये। बाकी तीनों सही हो जाएंगे। अगले में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा भैया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन इंप्लीमेंट हुआ 23 मार्च 1950 को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का गठन 1971 में कर्नाटक के वैंकूवर में हुआ। कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। अगले में गलत पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे गलत होगा? कह रहे हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसके संदर्भ में नीरी, है ना, इसका हेडक्वार्टर कह रहा है ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में हुई। इसकी चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं और यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? डी वाला, है ना, क्योंकि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नहीं ठीक तो है, ये उसी के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और 4 लेबोरेटरीज जो हैं इसकी, इट हैज़ 4 लेबोरेटरी, ये गलत होना चाहिए क्योंकि 5 है। इसकी लेबोरेटरी कितनी? 5 भाई, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद, मुंबई, एक और है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। अगला सवाल इसमें आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, बन सागर कंट्रोल बोर्ड, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, है ना, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये सब कब बने इनको आपको लगाना होगा। तो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र की बात करें 1916 में बनाई है। बाण सागर कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो ये 1976 में स्थापित हुआ। और गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन की बात करें 1972 में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की बात करें अगर, तो इसको कब बनाया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी या राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, तो 1978 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसके बाद 95 में गलत बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत होगा? कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन फुटप्रिंट, इन पे बेस सवाल है। कह रहा कार्बन टैक्स जो है वो जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाते हैं भाई, जितना भी आप कार्बन इमिशन करोगे उस पर जो लगेगा। कार्बन क्रेडिट क्या है भाई? धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देती है। आसान शब्दों में कहें तो दीज इंटाइटल द होल्डर टू एमिट अनदर ग्रीन हाउस गैस इक्वल टू द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आपके पास 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का क्रेडिट है तो आप दूसरी ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर सकते हो उतना। और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट इज कॉल्ड कार्बन ट्रेडिंग। और टोटल कार्बन इमिशन प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इज नोन एज कार्बन फुटप्रिंट। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, चारों सही हैं और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में गलत बताना है। इंदौर को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में चयनित किया है। MP को 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर यानी क्लीन सिटी के रूप में नामांकित किया गया है। मेघालय को 100 से कम इस शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? सी वाला, है ना, क्योंकि मेघालय नहीं, यहाँ त्रिपुरा होना चाहिए था। त्रिपुरा को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में
स्वच्छ राज्य में दर्जा मिला है इसको, त्रिपुरा को। अगला है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। कौन कब बना है इसको लगाओ क्रोनोलॉजी में। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भैया कब बनाई, तो 1890 में बनाई है। जूलॉजिकल सर्वे की बात करें 1916 में बनाई है। एनिमल वेलफेयर की बात करें अगर, इंडियन एनिमल वेलफेयर बोर्ड 1962 में बना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें 1981 में बनाई, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी अब मिला लो आराम से, सी हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो इसमें आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा यहाँ पे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोन सम्मेलन, बाली सम्मेलन और कानकुन सम्मेलन, तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा। बोन कॉन्फ्रेंस कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, बाली रोड मैप अडॉप्ट करा गया और ग्रीन क्लाइमेट फंड की शुरुआत हुई। कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है ना। पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन क्रेडिट आपको पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उससे आया था, क्योटो प्रोटोकॉल से, और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज़ की कंटेंट की यही खासियत है कि हम आपको PYQ चिपका के नहीं देंगे कि PYQ के टेस्ट दे दें, 1 लाइनर फैक्ट दे दें। टू द पॉइंट हम आपकी प्रैक्टिस इतनी कराते हैं रगड़ के कि आप हर एग्जाम के लिए एकदम तैयार रहो, चाहे जैसा पेपर आए, ईजी मॉडरेट टफ। मेन देखिए, पेपर निकालना है आपको, तो सिलेबस को, पॉइंट को अच्छे से रिवीजन करिए, डेली अपनी 6 से 8 आवर की सेटिंग बनाइए और टारगेट होने चाहिए कि आज मेरा पॉलिटी में ये टारगेट है, ज्योग्राफी में ये टारगेट है, हिस्ट्री में ये टारगेट है, करंट अफेयर्स में ये टारगेट है, हिंदी में ये टारगेट है, CSET में ये टारगेट है। तो पूरी टारगेट वे में तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को आप UPPCS के लिए, RO के लिए, BEO के लिए, LT ग्रेड के लिए, है ना, 1 डे एग्जाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम को हम आपके लिए, मतलब हम आपको प्रिपेयर कराएंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए, घर बैठे, वो भी बहुत ही कम प्राइजेस में। तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की हेल्प लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं, सही विकल्प बताना है यहाँ पे, कौन सा सही होगा। कह रहा सोयाबीन, रेपसीड और सूर्यमुखी के बीजों से निकाले गया जो तेल है उससे बायोडीजल बनता है। शुगर फसलों से प्राप्त साधारण शर्करा के किण्वन से एथेनॉल बनता है भाई, फर्मेंटेशन से। और फसलों, अवशेषों और जैविक कचरों के अवायवीय किण्वन के द्वारा बायोगैस तैयार की जाती है, यानी बायोगैस प्रिपेयर्ड बाय एनाएरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं होगा ये बताना है, ठीक है। जैसे टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, मॉर्फिन और एट्रोपाइन, ठीक है, उसके यूजेस के संबंध में सवाल है, कौन सा गलत है इसमें से। देखिए एट्रोपिन जो है ये कवकनाशी नहीं होती, गलत है। एट्रोपिन जो है पेन रिलीवर या दर्द निवारक होती है ना। आपके दर्द हो रहा है तो एट्रोपिन ले लीजिए, दर्द निवारक है, दर्द के लिए आराम देगी आपको, ठीक है। तो ये था शानदार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट। आई होप आपको मज़ा आया होगा करके, तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा।